नमस्कार आप सभी को। आज का जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय कृषि। आपके जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, एचएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उनमें ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं ये कृषि पर आधारित बहुत बार आते हैं। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो भारत में ज्यादातर मुख्य रूप से जो कृषि का 50% से अधिक जनसंख्या है वो कृषि का कार्य करती है, कृषि पर आधारित है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। अब हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी जो है 16 से 18%, जो भारत की कुल जीडीपी है उसका 16 से 18% केवल और केवल कृषि पर है। और अगर रोजगार सृजन की बात करें तो 46 पॉइंट से लेके 50% तक जो देश में वर्क फोर्स है वो सबसे बड़ा हिस्सा जो है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यरत है। रोजगार का मतलब ज्यादातर व्यक्ति जो है 50% तक खेती पर ही आधारित है, खेती के कार्य करते हैं। और इसी में दूध, दालें, मसाले उत्पादन में भारत प्रथम तथा चावल, गेहूं, चीनी में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। यहाँ आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई भारत का जो स्थान है वो दूध, दाल, मसाले इनमें कौन सा है, तो इसमें आपका रहेगा प्रथम स्थान। और अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में रहता है द्वितीय स्थान। इसमें चावल, गेहूं और चीनी का जो व्यवसाय है उसमें भारत का स्थान है जो वो दूसरा है। उसके बाद बात करें हम आगे नेक्स्ट, तो भारत में मुख्य तौर पे जो है ना फसल के अनुसार ऋतुएं जो है वो अलग अलग ऋतुएं हैं। मुख्य रूप से तीन हमारी जो फसलें होती हैं, तीन ऋतुएं होती हैं, खरीफ की, रबी की और जायद की। खरीफ की फसलें जो बुआई का समय रहता है वो जून और जुलाई में, जून और जुलाई में मानसून का आगमन होता है। तो उसमें हम खरीफ की फसलें बोते हैं जो कि सितंबर अक्टूबर से इसमें कटाई की शुरू हो जाती है। बुआई हम जून जुलाई में कर देते हैं। इसमें धान, चावल, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो अभी आप अगर आप देखें खेतों में तो धान, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन ये आपको वहाँ पे मिलेंगे, दिखाई देंगे। और इसमें जल है वो ज्यादा चाहिए, इसलिए ये मानसून के समय में बोई जाती हैं। इनमें पानी की मात्रा में ज्यादा चाहिए होती है। तो खरीफ की फसलें और जून जुलाई में बोने वाली और सितंबर अक्टूबर में इनका कटाई का समय होता है। दूसरी आती है रबी की फसलें। रबी जो अक्टूबर नवंबर हमारे जो सर्दियों का मौसम आगे आएगा उसमें ये बोई जाएंगी। तो ये जो रबी की फसलें होंगी ये होंगी आपकी हमारी अक्टूबर नवंबर में। और हम अगर बात करें इनके बोने का तो मार्च और अप्रैल में ये इनकी कटाई हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, मटर ये मुख्य प्रकार की फसलें हैं जो इस समय हम देख रहे हैं रबी फसल में, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी। और इनको टेम्परेचर कम चाहिए, कम तापमान में और शुष्क मौसम चाहिए इनको। तो इसलिए इनका समय जो उपयुक्त समय जो रहता है वो रहता है बोने का अक्टूबर नवंबर और कटाई का मार्च अप्रैल में। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं या इनमें से कौन कौन सी फसलें रबी की हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई इनमें से जो रबी की फसल है वो कौन सी है, या रबी के महीने में रबी की जो फसल है वो कौन से महीने में उगाई जाती है। उसके बाद आती है जायद। जायद फसलें होती हैं ये हमारी लगभग सब्जियों की फसलें होती हैं। तो इसमें हम मार्च अप्रैल में हम
इनकी बुआई करते हैं और मई और जून में इनकी तुड़ाई हो जाती है, कटाई हो जाती है। जिसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी या हरी सब्जियां हैं। तो इनका जो समय रहता है वो जायद मार्च अप्रैल में बोने का और मई जून में इनका काटने का समय रहता है। उसके बाद आती है फसलों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है जो क्रॉप्स का, वो होती है, एक तो होती है खाद्यान्न फसलें, फूड, जिनसे हम फूड प्राप्त करते हैं, और दूसरा जो हमारे होते हैं नकदी फसलें, जिनको हम बेचते हैं और जिनसे हम अर्निंग करते हैं। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, चना, ये तो हम फसल बोते हैं खाने के लिए, फूड के लिए। और हम बिजनेस के लिए करते हैं कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, इनको हम बेचने के लिए कैश क्रॉप्स बोलते हैं। और तीसरी होती है रोपण, प्लांटेशन, चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, काजू, ये प्लांटेशन फसलें होती हैं। तो 3 वैरायटियों में इनको बांटा गया है। एक तो खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और रोपण फसलें। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि ये फसलों का वर्गीकरण मतलब पूछ लेते हैं कि कौन सी फसलें फूड की हैं, कौन सी कैश की होती हैं या कौन सी प्लांटेशन की होती हैं, या इनको अलग अलग बांटने के लिए भी दे दिया जाता है। एक होती है हॉर्टिकल्चर, इसमें आते हैं फल, आम, केला, सेब और अन्य प्रकार की सब्जियां। भारत में जो दूध है, दूध, दाल, मसाले, वो सबसे ज्यादा उत्पादक देश है भारत। और गेहूं और चावल में दूसरा। अगर विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो मिल्क, वो हमारे भारत में मिलेगा आपको। और दालें, मसाले, आप साउथ में जाओगे तो मसालों के बहुत सारी खेती की जाती है। दालें और दूध, उसके साथ ही चावल और गेहूं जो है वो हमारे विश्व में, अगर विश्व पटल पर देखी जाए तो सेकंड नंबर पे आती है। उसके अलावा हम आगे बात करें हरित क्रांति, जो कि हरित क्रांति हमारी 1960 के दशक में, 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके जो जनक हैं वो डॉक्टर एस एम एस स्वामीनाथन। ये स्वामीनाथन आयोग, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, या हरित क्रांति के जनक। तो इनको वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, वैश्विक स्तर, विश्व स्तर पर। तो जनक जो है हरित क्रांति के, ये क्वेश्चन कई बार आता है। जनक हरित क्रांति के हैं जो है वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इसका जो कार्य है वो, जैसे मुख्य घटक जो इसके हैं, उपज वाले बीज, अच्छी उपज पैदा करने के लिए अच्छे सीड्स का निर्माण करना, उर्वरक, यूरिया, डीएपी आदि का निर्माण, कीटनाशकों का, आधुनिक सिंचाई के लिए कौन कौन से तकनीक अपनाने चाहिए, इस प्रकार के जो है कार्य इसके घटक रहते हैं। उसके अलावा होता है जो, अगर हम मुख्य प्रभावित फसलों की बात करें तो गेहूं और चावल उत्पादन में होती है। सदाबहार क्रांति भी आई थी, एक सदाबहार क्रांति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही निरंतर कृषि उत्पादन बढ़ाने की अवधारणा, जिसका समर्थन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। सदाबहार क्रांति का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर स्वामीनाथ ने। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी, प्रमुख मिट्टियां हैं जो भारत में, वो 4 प्रकार की हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है वो 40% अपने भारत के अंदर, और ये मैदानों में, नदियों में, और नदियों के द्वारा बनाई गई थी। ये नदियां जो ऊपर से बह के आई थी, उन्होंने मैदानों को समतल कर दिया अपने वेग से, और ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी बनी। काली मिट्टी जो है वो पठार में पाई जाती है, इसके ऊपर लगभग कपास की खेती की जाती है। इसमें नमी की मात्रा जो है धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट है हमारी लाल और पीली मिट्टी। इसके लिए वर्षा की कम जरूरत होती है। तो लाल मिट्टी जो है ये ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें वर्षा कम जहाँ होती है वहां पे मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे
जो ऊपर कॉफी का, चाय का बागान जहाँ बने हैं, जो पहाड़ों पे मिट्टी है, तो उसको लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, लेटराइट सॉइल। तो 4 प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। उसके बाद हम बात करें सिंचाई प्रणाली की, तो भारत में जो सिंचाई प्रणाली है वो ट्यूबवेल, कुएं, मोस्टली कुएं हैं, नहरें हैं। तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो 62% के आसपास कुओं से सिंचाई होती है। 62% के आसपास हमारी होती है कुओं से सिंचाई। और अगर हम बात करें नहरों की, तो नहरों से लगभग 24%, 24% नहरें और तालाब हैं उनसे होती है। और उसके अलावा माइक्रो इरिगेशन, अभी ड्रिप सिस्टम कुछ सालों से स्टार्ट कर दिए हैं, भारत सरकार का काफी सहयोग रहता है इसमें। तो भारत सरकार इस पे सब्सिडी भी देती है। अगर कोई व्यक्ति ड्रिप सिस्टम लगवाता है तो उसमें सरकार सब्सिडी देती है ताकि पानी का बचाव किया जा सके। तो पानी के बचाव के लिए हमें नई जो तकनीक है वो अपनानी चाहिए, माइक्रो इरिगेशन। तो गवर्नमेंट की स्कीम की बात करें तो पीएम किसान, इसमें प्रति वर्ष किसान को 6,000 रुपये, 2,000 रुपये 3 बार में बेनिफिट देती सरकार। इसके लिए किसान ने अपने एनरोल करना जरूरी होती है। पीएम किसान मिलता है, ये सम्मान निधि है ये। उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे, किसानों को कई प्रकार की जो है ना स्कीम्स सरकार ने दे रखी हैं। जैसे आप बात करेंगे, अभी मैं दिखाऊं आपको, एक है PMFBY फसल बीमा योजना। इसके अंदर फसलों का जो बीमा है वो किया जाता है। ये PMFBY, और उसके अलावा सोइल हेल्थ कार्ड, इसमें मिट्टी का जो हेल्थ कार्ड है वो बनाया जाता है। उसके अलावा ई नेम, ई नाम से भी जो योजना है वो भी हमारे यहाँ चलाई गई है। जिसमें क्या होता है कि कृषि के जो उपज है, कृषि की जो खेती की जाती है, उनको उसमें डिजिटल जो बाजार है उसमें अंदर उनको फसल को मूल्य जो है अच्छा मिल सके। या यूं कहीं सोशल मीडिया पर के जा करके जो बेचना है फसल को, इसको बोलते हैं ई नाम। उसके अलावा है PKVY। PKVY देश में जैविक खेती जो होती है, जैविक खेती जिसके अंदर बिना पेस्टिसाइड के, बिना या जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं उनसे इस खेती को तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार की होती है। और अगर भारत में चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां तो भारत में बहुत हैं। एक तो सबसे पहले क्या है कि जमीन बहुत कम है। आज के किसानों के पास जो जमीन है अब बहुत कम रहेगी। जनसंख्या बढ़ी, जमीन कम हुई, जमीन काफी कुछ चली गई, कहीं रोड में, कहीं रहने के लिए, तो कहीं फैक्ट्रियों के लिए अलग अलग। और दूसरा मानसून जो परिवर्तन है वो भी दिक्कत करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में कहीं कहीं तो ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं कहीं सूखा जाता है। तो ये भी भारत में कृषि के लिए चुनौतियां हैं। उसके अलावा भंडारण की हैं कि अगर हम कई बार किसान क्या करता है, काटता है लेकिन उसको ढंग से किसी अच्छी जगह पे स्टोर नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की दिक्कत भी आती है। मृदा अवकरण की, इसमें मिट्टी की जो उर्वरकता घट जाती है। ज्यादा पानी होगा तो वहाँ नमी वाली मिट्टी होगी, तो वहाँ खेती कम होती है। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ छोटी छोटी समस्याएं बन रही हैं। अब समाधान की बात करें तो ड्रोन एवं AI से, अब ड्रोन से भी स्प्रे करने लगे, दवाई जो है किसान खेतों में डालने लगे हैं ड्रोन से। और प्राकृतिक खेती की तरफ कुछ सरकार ने भी और कुछ किसान भी जागरूक हुए हैं, उसकी ओर बढ़ावा मिल रहा है अब। उसके अलावा जो
कृषि अवसंरचना कोष है, जिसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें जो है कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे में निर्माण हेतु निवेश, यानी कटाई के बाद अगर उसका फसल का प्रबंधन करें तो उसके लिए कुछ निर्माण किया जाए, तो उसके लिए हमें नया जो समाधान है ये खोजा है। अगर हम टोटल निष्कर्ष करें भारतीय खेती की, तो भारतीय कृषि जो है वो खाद्य सुरक्षा आर्थिक नीति का मुख्य आधार है। किसानों की मुख्य जो आमदनी है वो कृषि ही है, और आधुनिक तकनीक से आजकल करने लगे हैं, तो आत्मनिर्भर जो है कृषि पर ही है भारत। मोस्टली जो भारत के नागरिक हैं वो कृषि पर आधारित हैं। तो आज का टॉपिक भारतीय कृषि इस पर रहा। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम समय समय पर आपको जॉब से रिलेटेड और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।